हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ 2024। 2024 साल में मैं आपका स्वागत करता हूं नई उम्मीद और बहुत बहुत बड़ी आशाओं के साथ, क्योंकि इस साल में आप अपने गंतव्य तक पहुंचें। कोई भी ढिलाई मत बरतिए। जैसे पहले बोलते थे ना, जब तक कुछ कोविड में था ना कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ऐसे ही जब तक नौकरी नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो शुरू करते हैं 1 जनवरी 2024 का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में से एक, अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है। आज ही लॉन्च किया है। इसका प्राइस है 10,000 रुपीज़। ये लाइव कोर्स है, लेकिन जो पार्ट मैं पढ़ाऊंगा वो प्री रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि मैं लाइव क्लास कभी लेता नहीं हूँ। अगर आप 5 जनवरी से पहले खरीदते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी और आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको कोड यूज़ करना है GGCA, तो आप इसे सिर्फ 7,000 रुपये में परचेज कर सकते हैं 5 जनवरी से पहले। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 17 जनवरी को। 17 जनवरी को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे वीडियो तो कल से ही शुरू हो जाएंगे। लाइव क्लासेस 17 से स्टार्ट होंगी, लेकिन हर रोज़ एक एक दो दो वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। जैसे जैसे करंट अफेयर आएंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज़, डिस्क्रिप्टिव, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह। कल मैं गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाऊँगा डिटेल में, 2-3 स्कीम मैंने कवर की हैं। PI भी पढ़ाऊँगा आपको। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें पढ़ाता चलूँगा। बाकी बहुत शानदार फैकल्टी हैं, वासु कटारा सर हैं, भुवन सर हैं। तो अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी भारत की जो सेना है उसने सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ये किसके साथ किया? किसके साथ किया? देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ना आप गैस मत करना, तुक्का मत लगाना। आप सोचेंगे चलिए डेजर्ट की बात हो रही है, क्योंकि वो भी बेवकूफ़ नहीं है। वो आपको ऑप्शन देगा तो वैसे ही देगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचेंगे चलो डेजर्ट में हुआ होगा तो अमेरिका तो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्या अमेरिका में डेजर्ट नहीं है? इनफैक्ट अमेरिका में काफ़ी सारे डेजर्ट हैं। अमेरिका में काफ़ी सारे डेजर्ट हैं। जैसे अमेरिका में ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, मोजावे डेजर्ट है, चिहुआहुआन है, सोनोरन डेजर्ट है। तो गैस वर्क मत करना। और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है और उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजिंग बहुत है ये। कन्फ्यूजिंग क्यों है? देखिए, एक अभ्यास है साइक्लोन 1। साइक्लोन नाम का अभ्यास हमने कौन से देश के साथ किया? अगर मैं आपसे पूछूं, साइक्लोन 1 हमने अभ्यास किया था, अगर आपको याद आ गया हो अब तक, इजिप्ट के साथ पहली बार किया था। याद रखिए, साइक्लोन 1 नाम का अभ्यास जो है हमने इजिप्ट के साथ किया था और पहली बार किया था साइक्लोन 1 एक्सरसाइज। क्या इजिप्ट के साथ हम कोई और अभ्यास भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। वैसे साइक्लोन 1 जो हमने किया था, कहाँ पे किया था? साइक्लोन 1 हमने पहली बार हुआ था ये, और भारत और इजिप्ट के बीच में हमने जैसलमेर राजस्थान में किया था 2023 में, जनवरी में। ठीक है। तो साइक्लोन 1 ये साइक्लोन नहीं है, ये डेजर्ट साइक्लोन है। तो इसको डेजर्ट साइक्लोन 1 बोलेंगे क्योंकि पहली बार हो रहा है। तो देखिए कितनी कंफ्यूजन है। तो इजिप्ट इजिप्ट के साथ हम करते हैं साइक्लोन 1। चलिए अब डेजर्ट नाइट हम किसके साथ करते हैं? डेजर्ट नाइट हम करते हैं फ्रांस के साथ। डेजर्ट नाइट एक युद्ध अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। एक और मिलता जुलता नाम है डेजर्ट वॉरियर। हम डेजर्ट वॉरियर किसके साथ करते हैं? डेजर्ट वॉरियर भी हम इजिप्ट के साथ करते हैं। डेजर्ट वॉरियर नाम का अभ्यास भी हम इजिप्ट के साथ करते हैं। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि मिलते जुलते जो हैं कितने सारे नाम हैं, डेजर्ट वॉरियर, डेजर्ट नाइट, साइक्लोन और डेजर्ट साइक्लोन। इसलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया जिससे आप वो कर सकें। क्या इजिप्ट के साथ हम और भी अभ्यास करते हैं? हाँ, ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार भी हम इजिप्ट के साथ करते हैं और हमने अभी अभी किया था। तो डेजर्ट वॉरियर, ब्राइट स्टार और साइक्लोन 1 हम करते हैं इजिप्ट के साथ। डेजर्ट नाइट करते हैं फ्रांस के साथ और डेजर्ट साइक्लोन हम करते हैं UAE के साथ। तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। और आपको बता दूं कि भारत और UAE के बीच में ये पहली बार अभ्यास हो रहा है। कहां पे हो रहा है? ये राजस्थान में हो रहा है। 2 से 15 जनवरी तक चलेगा राजस्थान में। डेट आपको याद नहीं रखनी। राजस्थान में कहां? ये थार मरुस्थल में हो रहा है। तो राजस्थान के वो जिले जो मरुस्थल में आते हैं, मरुस्थल एरिया में आते हैं, पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह, यहीं कहीं पे होगा। थार मरुस्थल में होगा, बस इतना ध्यान रखिए। क्या हम UAE के साथ कोई और अभ्यास भी करते हैं? बिल्कुल, हम करते हैं जायद तलवार। जायद तलवार अगस्त के महीने में तो किया था, अभी अभी तो करा है हमने जायद तलवार, अगस्त के महीने में हमने किया था। 8 से 11 अगस्त तक जो है ये हुआ था। तो ये वाला अभ्यास भी हम करते हैं, राइट। जायद तलवार हमने कहां पे किया था? जायद तलवार इस बार हमने पर्शियन गल्फ में किया था। फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में, दुबई के पास हमने किया था, ऑफ द कोस्ट ऑफ दुबई, दुबई के तट के पास।
जायद तलवार एक नौसैनिक अभ्यास है, मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज है। उसमें हमारे 2 जहाज गए थे, एक का नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम और एक का नाम है आईएनएस त्रिकंड। ये 2 जहाज हमारे गए थे। तो यूएई के साथ 2 अभ्यास हमारे हैं, जायद तलवार और अब डेजर्ट साइक्लोन। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं यूएई इतना इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों है, क्योंकि तीसरा सबसे ज़्यादा व्यापार हम जो है अमेरिका और चाइना के बाद यूएई से करते हैं। तो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और यूएई की अभी वो भी चल रही है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, लड़ाई टाइप चल रही है ईरान से। क्यों? 3 द्वीपों को लेकर। एक का नाम है ग्रेटर टम्ब, एक का नाम है लेसर टम्ब्स, ये द्वीप हैं, आइलैंड हैं ये, और तीसरे का नाम है अबू मूसा। यूएई कह रहा है ये तीनों मेरे हैं और ईरान कह रहा है ये तीनों मेरे हैं। इसको लेके काफी लड़ाई चल रही है, ग्रेटर टम्ब्स, लेसर टम्ब्स और अबू मूसा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के शहर में लता मंगेशकर चौक का उन्होंने दौरा किया। ये है लता मंगेशकर चौक, अयोध्या में किया। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे है ये चौक और अयोध्या शहर ही पूरा सरयू नदी के किनारे है। क्या ये लता मंगेशकर चौक अभी बना है? जी नहीं। लता मंगेशकर की डेथ कब हुई थी? फरवरी 2022 में। तो ये सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, सितंबर 2022 में। इसका नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा है, लता मंगेशकर जी के नाम पे, जो भारत रत्न जिन्हें मिला था और भारत की शायद सबसे जानी मानी सिंगर वही थी। इनकी 2022 में 92 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। तो ये ध्यान रखिए। अब आप देख सकते हैं लता मंगेशकर चौक के ऊपर एक वीणा रखी है। वाह, क्या वीणा है! वीणा एक वाद्य यंत्र है। ये वीणा किसने डिजाइन करी है? इस वीणा को डिजाइन करा है राम वंजी सुतर ने। ये राम वंजी सुतर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्ट हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, उसके डिजाइनर भी यही व्यक्ति हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है केवड़िया में। केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात में। क्लियर? तो 40 फीट लंबी वीणा है, 12 मीटर ऊंची है, जमीन से ऊंची है 12 मीटर, इसकी लंबाई है 40 मीटर। और ये 2022 में सितंबर में इसका उद्घाटन हुआ था वीणा का। अब ये लता मंगेशकर चौक किसने डिजाइन करा है? ये डिजाइन करा है रंजन मोहंटी ने। एक व्यक्ति हैं रंजन मोहंटी। अगर आपसे पूछें, वैसे तो पूछेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन पुराना हो गया, लेकिन क्योंकि पीएम मोदी गए हैं इस जगह पे तो पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछें लता मंगेशकर चौक के डिजाइनर कौन है, आंसर है रंजन मोहंटी। अगर आपसे पूछें इस वीणा के डिजाइनर कौन है, तो आंसर है रामनजी सुतार। दोनों अलग अलग बातें। और अभी प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन करेंगे, 22 जनवरी को। और उन्होंने कहा है 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, क्योंकि बेकार में सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी, सारी भीड़ आ जाएगी। तो हाँ, 22 के बाद चले जाइए, मंदिर आपके लिए खुला है। अब टूरिज्म बहुत बढ़ गया है, अभी एयरपोर्ट बन गया, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन वहाँ पे हो गया। पीएम मोदी गए थे, 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन उन्होंने वहाँ से किया है। अगला सवाल, ये अमृत भारत ट्रेन क्या है? अमृत भारत ट्रेन 2 इनोग्रेट हुई हैं। पहली चलेगी दरभंगा से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनस अयोध्या होते हुए, और दूसरी मालदा से बेंगलोर। बेंगलोर में जो वो है ना एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन हम इंजीनियर डे के रूप में मनाते हैं। कृष्ण राज सागर बांध उन्होंने बनवाया था एम विश्वेश्वरैया ने, और इनका जन्मदिन 15 सितंबर को हर साल होता है, इंजीनियर दिवस के रूप में, अभियंत्रिक के दिवस रूप में हम मनाते हैं। मालदा बंगाल में एक जगह है, मालदा का आम आपने खाया होगा, मालदा आम। तो मालदा से लेके बेंगलोर तक चलेगी अमृत भारत, और एक चलेगी दरभंगा से लेके आनंद विहार टर्मिनस दिल्ली तक अयोध्या होते हुए। और 6 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के बारे में ऑब्वियसली चर्चा जारी रहेगी, बहुत कुछ होने वाला है वहां पे। हाल ही में उज्बेकिस्तान का शहर है समरकंद, यहाँ पे विश्व ब्लिट्स शतरंज प्रतियोगिता ओपन श्रेणी में किसने जीती? तो पुरुषों में जीती मैग्नस कार्लसन ने, जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, और महिलाओं में जीती रूस की खिलाड़ी जिनका नाम है वैलेंटीना गुनिना। वैलेंटीना गुनिना, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो बस ये विनर के नाम याद रखिए। एक टूर्नामेंट और हुआ था यहाँ पे, वर्ल्ड विश्व रैपिड। तो रैपिड अलग होता है, ब्लिट्स अलग होता है। रैपिड में खिलाड़ी को सोचने के लिए 15 मिनट मिलते हैं और ब्लिट्स में सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं। तो ब्लिट्स में तो और जल्दी जल्दी सोच के आपको अपनी चालें चलनी होती हैं, शतरंज की चालें। तो रैपिड में उसमें भी मैग्नस कार्लसन ने जीता था, नॉर्वे के खिलाड़ी। तो पुरुषों में तो विनर सेम है, तो आपका काम आसान हो गया। लेकिन महिलाओं में विनर अलग हैं। तो महिलाओं में किसने जीता था वो टूर्नामेंट? महिलाओं में जीता था, रूस की ही खिलाड़ी थी, लेकिन खिलाड़ी दूसरी थी, गुना नीना नहीं थी, वो थी अनस्तेसिया बोर्डनरुक। अनस्तेसिया बोर्डनरुक ये थी। और उसमें आपको महिलाओं में ये भी याद रखना पड़ेगा सेकंड कौन आया था, क्योंकि वो भारत की खिलाड़ी थी, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, उन्होंने जीता था सिल्वर। और ये वर्ल्ड रैपिड
चैंपियनशिप भी उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुआ था और वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप भी उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुआ है। एक और शतरंज का सवाल है, डी गुकेश और कोनेरू हम्पी ने अपने संबंधित कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। किस देश में होगा ये कनाडा के शहर टोरंटो में होगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्वालिफाई करना इतनी बड़ी बात हो गई, इसके लिए बहुत लंबी कहानी है, आपको शॉर्ट में समझाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इस समय दुनिया में विश्व चैंपियन कौन है शतरंज में, विश्व चैंपियन कौन है शतरंज में, तो मैग्नस कार्लसन नहीं है। मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं लेकिन वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी वर्ल्ड चैंपियन टीम कौन सी है वनडे मैचेस में? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वर्ल्ड कप जीता, जिसने वर्ल्ड कप जीता वो वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम भी वही है, ये जरूरी नहीं है। तो वर्ल्ड नंबर 1 अलग होता है, वर्ल्ड नंबर 1 मतलब जो उस समय बेस्ट होता है वो वर्ल्ड नंबर 1, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन होता है जिसने वर्ल्ड कप जीता होता है। तो वर्ल्ड चैंपियन कौन है इस समय शतरंज में? तो वो चाइना के खिलाड़ी हैं, दोनों, पुरुष भी और महिला भी, यानी फीमेल भी और मेल भी। जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनका नाम है डिंग लिरेन और महिला में जो खिलाड़ी है उनका नाम है जू वेंजुन। ये वर्ल्ड चैंपियन है इस समय। अब इनको कौन, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है, और सब वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं इसलिए तो चेस खिलाड़ी खेलते हैं, तो डिंग लिरेन को कौन टक्कर देगा? इसके लिए 8 खिलाड़ी आपस में भिड़ेंगे, इनको बोलते हैं कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट जीतेगा, जो कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतेगा वो क्या हो जाएगा? चैलेंजर, और वो चैलेंज करेगा डिंग लिरेन को। 8 खिलाड़ी, सेम महिलाओं में 8 खिलाड़ी भिड़ेंगे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में, महिलाओं का भी कैंडिडेट टूर्नामेंट होगा, 8 महिला खिलाड़ी भिड़ेंगी और उनमें जो जीतेगा वो जू वेंजुन को चैलेंज करेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अब ये जो 8 खिलाड़ी हैं पुरुषों में, क्या इनमें भारत के भी कोई हैं? हाँ हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3। कौन कौन है? एक तो डी गुकेश, एक है आर प्रज्ञानंदा और एक है विदित गुजराती, और बाकी 5 दूसरे कंट्री के, उनसे हमें मतलब नहीं। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा और विदित गुजराती, ये जो 8 महिलाएं हैं, क्या इनमें भारत की भी कोई है? हाँ, एक है कोनेरू हम्पी और एक है आर वैशाली। आर वैशाली आर प्रज्ञानंदा की बहन है, सगी बहन, तो दोनों बहन भाई जबरदस्त खिलाड़ी हैं। और आर वैशाली अभी अभी भारत की 84th ग्रैंड मास्टर भी बनी है शतरंज की, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। अब ये टोरंटो में होगा अप्रैल में, देखते हैं क्या ये डिंग लिरेन को चैलेंज कर पाते हैं, क्या ये जू वेंजुन को चैलेंज कर पाते हैं, समय बताएगा। हाल ही में कौन से देश ने X-37B रोबोट स्पेस प्लेन लॉन्च करा है? रोबोट स्पेस प्लेन क्या होता है? स्पेस प्लेन मतलब अंतरिक्षयान, रोबोट मतलब इसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा। X-37B ये बनाया है बोइंग ने, अमेरिका की कंपनी है, तो आंसर है अमेरिका। और अमेरिका इसको लॉन्च कैसे करेगा? अब ये स्पेस प्लेन मतलब ऐसा नहीं है कि उड़ते उड़ते ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको लॉन्च करना पड़ेगा किसी रॉकेट से। रॉकेट ही अंतरिक्ष में जाता है, तो वो रॉकेट कौन सा होगा? वो होगा स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट, जिसका नाम है फैल्कन 9। तो ये एक बेसिकली अंतरिक्ष में तैरेगा और बहुत सारी चीजें अमेरिका को बताएगा, राइट। रोबोटिक स्पेस प्लेन अमेरिका लॉन्च कर रहा है, रीयूजेबल है, ये बार बार यूज हो सकता है, और इसका नाम है X-37B। इसको अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया है, चाइना भी पीछे नहीं है। तो अगला सवाल वही है, द शैनडोंग नहीं है, शैनलॉन्ग है। शैनडोंग एक चाइना का शहर है जिसके नाम पे वहां का एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। लियाओनिक, शैनडोंग और फुजियान, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना के पास, 3 विमान वाहक पोत हैं। भारत के पास 2 ही हैं, विक्रांत और विक्रमादित्य। तो शैनलॉन्ग का मतलब होता है डिवाइन ड्रैगन। ये एक रोबोट स्पेस प्लेन है, अगेन रोबोट मतलब क्योंकि इसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा, और स्पेस प्लेन मतलब अंतरिक्ष में जाएगा। इसको किसने लॉन्च करा है? तो चाइना ने करा है। और चाइना ने इसको कहां से लॉन्च करा? चाइना अपने ज्यादातर लॉन्च यहीं से करता है, जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर गोबी मरुस्थल चाइना में है, और इसके लिए रॉकेट का इस्तेमाल होगा लॉन्ग मार्च नाम का रॉकेट। अब लॉन्ग मार्च की भी बहुत सारी वैरायटी है, तो लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट का इस्तेमाल करके चाइना अपना स्पेस प्लेन भेजेगा जिसका नाम है शैनलॉन्ग या डिवाइन ड्रैगन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जिसको समझाने में कम से कम भी 6 से 7 मिनट लगेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का कौन सा मिशन एक्सपोसैट सैटेलाइट लेकर उड़ेगा? यानी रॉकेट कौन सा यूज करेंगे? ये सैटेलाइट है भारत की एक्सपोसैट। एक्सपोसैट की फुल फॉर्म है एक्सरे, श किरण होती है ना, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, पोलैरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट। तो PSLV C58 मिशन है ये, PSLV C58। ये आज ही लॉन्च हुई है, यानी 1 जनवरी 2024 को ये लॉन्च हुई है। तो सबसे पहली चीज तो ये एक्सपोसैट की फुल फॉर्म याद रखो, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। अब ये करेगी क्या वहां जाके?
हमारे अंतरिक्ष में जहां से भी एक्सरे निकल रही है, चाहे वो ब्लैक होल से निकल रही है, टूटे हुए तारों से निकल रही है, एस्टेरॉयड से निकल रही है, कहीं से भी कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी हमारे ब्रह्मांड में तैरते हुए वो हैं, कहीं से भी अगर एक्सरे निकल रही है तो ये उसको पकड़ लेगी, ये उस एक्सरे को पकड़ लेगी और उसकी स्टडी करेगी, और उसकी स्टडी करेगी। हम इसे अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर दूर धरती से भेज देंगे। 650 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे धरती से दूर ये रहेगी, यानी धरती से 650 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ये रहेगी। क्लियर? तो ये है एक्सपोसैट, और ये उस एक्सरे का अध्ययन करेगी जो कहीं से भी निकल रही है ब्रह्मांड में हमारे। यहां तक क्लियर है सारा? क्योंकि ये क्वेश्चन इतना डीप है कि इसमें मेरे को काफी कुछ आपको समझाना है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्सपोसैट हम अकेली सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं या इसके साथ कोई और भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं? इसके साथ हम 10 सैटेलाइट और लॉन्च कर रहे हैं, टोटल 11 एक्सपोसैट और 10 और। लेकिन इन 10 के नाम आपको याद नहीं रखने। छोटी छोटी सैटेलाइट हैं, कोई किसी इंस्टीट्यूट ने बना दी, कोई किसी यूनिवर्सिटी ने बना दी, कोई किसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने बना दी, वो याद नहीं रखने। ठीक है, बस नाम याद रख लो। 10 सैटेलाइट हम और भेजेंगे एक्सपोसैट के साथ। यहां तक क्लियर है? चलिए, 650 किलोमीटर दूर धरती से ये रहेगी और वहां पे रह के हमें सारी जानकारी देगी। अब एक बात बताओ, अगर ये एक्सपोसैट अंतरिक्ष में ही रहेगी और हमें सारी जानकारी देगी, इस तरह की सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेधशाला, यानी ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का काम क्या होता है? बस वहां रहो और ऑब्जर्व करो चीजों को, अंतरिक्ष में रह के ऑब्जर्व करना। तो ये भारत की कौन से नंबर की ऑब्जर्वेटरी है? ये भारत की तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी। हमारी पहली ऑब्जर्वेटरी जो अंतरिक्ष में अभी है वो थी एस्ट्रोसैट, 2015 में हमने इसे भेजा था। और फिर आदित्य L1 सूरज पे नजर रखती है, सूरज को स्टडी करती है। हमने इसे पिछले साल 2023 में भेजा था PSLV C57 मिशन में। याद आया आदित्य L1? तो एस्ट्रोसैट और आदित्य L1 के बाद एक्सपोसैट भारत की तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी, इसरो की तीसरी वेधशाला होगी। अब अगला सवाल, ये जो एक्सपोसैट है, क्या पहली बार एक्सरे पोलैरिमीटर मिशन किसने करा? नहीं, ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड है। पहला मिशन करा था नासा ने, और नासा के उस मिशन का क्या नाम था? IXPE। नासा ने ये करा था 2021 में। तो नासा के बाद इसरो दूसरी स्पेस एजेंसी है जिसने एक पोलैरिमेट्री मिशन करा है। पोलैरिमेट्री मतलब अगेन एक्सरे को समझो, एक्सरे को देखो, एक्सरे को परखो, एक्सरे को समझो, कहां से आ रही है उसको स्टडी करो, ये सब करो। इसको बोलते हैं एक्सरे पोलैरिमेट्री मिशन। IXPE मिशन करा था नासा ने 2021 में। उसके बाद हम दूसरे हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आगे। अब ये जो एक्सपोसैट है, हमने इसमें क्या फिट करा है? ध्यान से सुनिए, एक्सपोसैट में हमने क्या फिट करा है? हमने दो चीजें फिट करी हैं एक्सपोसैट में, और ये दो चीजें कौन सी हैं? तो एक्सपोसैट में जो हमने दो चीजें फिट करी हैं, एक है पोलिक्स, POLIX, और एक है एस्पेक्ट, एक है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट दोनों की फुल फॉर्म, चलो पहले फुल फॉर्म देखते हैं। पोलिक्स की फुल फॉर्म है पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट, पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। और एस्पेक्ट की फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो ये तो फुल फॉर्म की बात हुई, लेकिन दो दो हमने चीजें फिट क्यों करी हैं? एक से ही काम चल जाता। अब यही सारा गेम है, यही सारा गेम है। तो पोलिक्स एक मॉड्यूल है, यानी एक्सपोसैट जो सैटेलाइट है उसमें दो मॉड्यूल हमने फिट करे हैं। एक का नाम है पोलिक्स और एक का नाम है एस्पेक्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं पोलिक्स और यहां लिख रहा हूं मैं एक्सपेक्ट। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस, इनको बनाया किसने है? पोलिक्स को बनाया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर ने, जिसका नाम डॉक्टर CV रमन के नाम पे रखा है। डॉक्टर CV रमन, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलोर में है। और एक्सपेक्ट को बनाया है UR राव सैटेलाइट सेंटर ने। UR राव को हम सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि UR राव ने आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च करवाया था। तो UR राव 1975 में पहली सैटेलाइट थी भारत की, आर्यभट्ट। UR राव सैटेलाइट सेंटर कहां है? ये बेंगलोर। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है पोलिक्स और एक्सपेक्ट में, ये दो मॉड्यूल जो हमने भेजे हैं, कि इनको बनाने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं वो अलग अलग हैं। पोलिक्स को बनाया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर ने, और एक्सपेक्ट को बनाया है UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, देखो, अब जो श किरण होती है ना, हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, श किरण या एक्सरे, ये भी कई एनर्जी की होती है।
ये भी एनर्जी एनर्जी होती है, इनमें काफ़ी एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी, ये कॉस्मिक रेज हैं। कॉस्मिक रे, एक्सरे, जैसे ब्रह्मांड में जो किरणें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोलते हैं इन्हें, कॉस्मिक रे, एक्सरे वगैरह ऐसे होती हैं। ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है एक्सरे की, तभी तो ये शरीर में भी घुस जाती हैं। शरीर में कैसे घुस जाती है एक्सरे? आपके एक्सरे करवा के आते हो, शरीर में कैसे घुस जाती है एक्सरे? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ कम है तो शरीर में घुस जाएगी। तो कॉस्मिक रे के बाद सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? एक्सरे की। अब एक्सरे भी कई एनर्जी वाली होती हैं, एक जिनमें एनर्जी कम है और एक जिनमें एनर्जी ज़्यादा है। अब पोलिक्स और एक्सपेक्ट हमने दो भेजे हैं। कम एनर्जी वाली एक्सरे को कौन स्टडी करेगा? एक्सपेक्ट करेगा। तो एक्सपेक्ट कितनी एनर्जी? 0.8 से लेके और 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। लो एनर्जी, अगर बहुत ही कम एनर्जी वाली एक्सरे है उसको कौन स्टडी करेगा? क्योंकि एक्सरे तो अलग अलग तरह की निकल रही है हमारे ब्रह्मांड में, अभी तो पता ही नहीं कितने तरह की एक्सरे, हमारे ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जगह जगह से एक्सरे निकल रही है हमारे ब्रह्मांड में। तो कम एनर्जी वाली एक्सरे को कौन स्टडी करेगा? एस्पेक्ट। 0.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज तक ये स्टडी कर सकता है। और पोलिक्स, पोलिक्स करेगा जो मीडियम एनर्जी वाली है। मीडियम एनर्जी, मीडियम एनर्जी मतलब 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केईवी मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने आपको एक चीज कही थी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा बाद में, वो अब बता रहा हूं। अब क्या माना, माना कि नासा ने हमसे पहले मिशन कर लिया, एक्सरे पोलरीमेट्री मिशन हमसे पहले कर लिया, 2021 में ही कर लिया, हम अब 2024 के पहले दिन हमने करा है। लेकिन नासा के पास भी मीडियम एनर्जी वाली जो एक्सरे को स्टडी करने का मॉड्यूल है वो नहीं था। हाँ, नासा के पास लो एनर्जी वाली का था। तो नासा ने जब अपना मिशन करा था ना, जो नासा ने मिशन करा था, जो मैंने आपको बताया था, तो वो IXPE जिसका नाम था, IXPE मिशन जो नासा ने किया था, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर यानी IXPE, उसमें लो एनर्जी को स्टडी करने की सिर्फ मॉड्यूल थी, हाई एनर्जी को नहीं थी। यानी पोलिक्स दुनिया का पहला मॉड्यूल है, पूरी दुनिया का पहला मॉड्यूल है जो मीडियम एनर्जी की, मध्य ऊर्जा वाली क्षय किरणों को स्टडी करेगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो की, जो नासा भी नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया। हम मीडियम एनर्जी वाली एक्सरेज को स्टडी करेंगे, 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो वो है उसको स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। समझ में आ गया अब आपको? अब ये काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ लिया, अब इसमें फंसोगे नहीं आप। हाँ, मिशन लाइफ, अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, उसमें मिशन लाइफ पूछ ली थी, तो इसमें 5 साल, ये 5 साल तक अंतरिक्ष में रहेगी और 5 साल हमारा जो है इसमें वो है। और कहाँ से लॉन्च किया तो वो आपको पता ही है कहाँ से लॉन्च किया। तो एक ही जगह है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश। सारे लॉन्च यहीं से होते हैं। अब बना रहे हैं हम कुलाशेखरापट्टिनम तमिलनाडु, थुट्टुकुडी में बना रहे हैं, लेकिन वो जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो यहीं से करते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कोई डाउट इसमें? चलिए, और बस इसमें इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है आपके लेवल पे। आगे बढ़ते हैं। ये है वो मिशन एक्सपोसैट जिसकी बात हो रही है। हाँ, ये PSLV का 60वां मिशन है। ये जो PSLV C58 से छोड़ा है ना रॉकेट से, ये PSLV का 60वां मिशन है। और ये है वो, मैंने आपको बताया था ना, ये है पोलिक्स, फोटो भी दिखा देता हूं, और ये है एस्पेक्ट। तो एक ये एस्पेक्ट फिट करा है और एक ये पोलिक्स हमने फिट करा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया? बहुत लंबी कहानी है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आंसर है गृह मंत्रालय, क्योंकि भारत की आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो गृह मंत्रालय ने कहा है यह गैर कानूनी संगठन है जिसका नाम है तहरीके हुर्रियत। तहरीके हुर्रियत, यहां तक क्लियर है? अब मैं थोड़ी सी लंबी कहानी आपको बताता हूं, लेकिन पहले UAPA के बारे में आपको बता देता हूं। यह जो कानून है भारत को आतंकवादियों से बचाने के लिए होता है। UAPA कब आया था ये कानून? ये कानून 1967 में लागू हो गया था भारत में, 1967 में। और इसके कई संशोधन हो चुके हैं। पिछला संशोधन जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, जिसमें हमने साइबर टेररिज्म, अब नए नए थ्रेट आ रहे हैं ना, अब तो साइबर टेररिज्म आ गया है और ये सब आ गए हैं दुनिया भर के, डार्क वेब वगैरह। तो 1967 में कानून आया और कई संशोधन इसके हुए। जो आखिरी संशोधन हुआ था वो 2019 में हुआ था, जिसमें हमने साइबर टेररिज्म, टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह इनको भी वो कर दिया था। UAPA कानून किसके लिए है? NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये ताकत देता है NIA को इन्वेस्टिगेट करने की और किसी को भी प्रोसिक्यूट करने की। ठीक है, और इसमें बहुत तगड़ी सजाएं होती हैं, आजीवन उम्र कैद, इवन फांसी की सजा तक हो सकती है अगर आप भारत के विरोध में कोई काम कर रहे हो। तो इसमें क्या ताकत मिलती है NIA को इस कानून से, वो मैं आपको बताता हूं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको ये ताकत मिलती है कि वो 180 दिन तक
किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकता है। उसके लिए उसे अरेस्ट वारंट की आवश्यकता भी नहीं है। वो कहीं पे भी जाके छानबीन कर सकता है, किसी के घर में भी घुस सकता है, उसे सर्च वारंट की ज़रूरत भी नहीं है। अगर उसे लगता है आतंकवाद का मामला है तो यूएपीए कानून हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ताकत देता है, 180 दिनों तक वो किसी को भी डिटेन करके यानी जेल में डाल सकता है आतंकवाद के चार्जेस पे। अगर उसे शक है कि ये व्यक्ति आतंकवाद कर रहा है तो उसे वो 180 दिनों तक जेल में रख सकता है। इज दैट क्लियर? ये है यूएपीए कानून। अब ये तहरीक हुर्रियत क्या है ये समझिए। इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या है। तो ये समझाता हूं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या है। देखो, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बना था 1993 में। 26 पार्टियों ने मिलकर एक संगठन बनाया था हुर्रियत। अब इनमें कई पार्टियां ऐसी थी जो कहती थी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए। कुछ पार्टियां ऐसी थी जो कहती थी कि भाई नहीं, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश होना चाहिए, यानी ना पाकिस्तान का ना भारत का। अलग अलग वो थे, इनके आइडियोलॉजी थे। खैर एंटी इंडिया थे जो भी थे, मतलब भारत का तो नहीं, या तो आज़ाद कराओ या फिर जो है, अब जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था, वो कहता था आज़ाद कराओ जम्मू कश्मीर को, लिबरेट कराओ, ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। इस तरह की पार्टियां थी। इन सबको मिला के हम बोलते थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कब बना था? 1993 में बना था। जब बना था तब इसमें 26 पार्टियों ने मिलकर इसे बनाया था। और अलग अलग पार्टियां थी, जमात इस्लामी, JKLF, दुख तरीने मिल्लत और पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां थी। टोटल 26 थी उस समय। फिर इनका नंबर कम ज़्यादा होता रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब जब ये हुर्रियत बना तो ये अपना इसने काम किया, वो जम्मू कश्मीर में ये भारत के खिलाफ भड़काना ये सब करते गए लोग। उसके बाद 2004 में एक संगठन बना जिसका नाम था तहरीक हुर्रियत। तहरीक हुर्रियत। और ये तहरीक हुर्रियत किसने बनाया था? ये बनाया था सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी। और ये नाम मेरे मुंह से आपने पिछले हफ्ते भी सुना था। कौन थे ये? ये तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था, निशाने पाकिस्तान। अभी उनको मिला है दाऊदी, जो बोहरा मुस्लिम समुदाय के मुफद्दल सैफुद्दीन, क्या नाम है उनका, सैयद, बड़ा सा नाम है, तो उनको मिला है अभी निशाने पाकिस्तान। चौथे व्यक्ति हैं वो। तीसरे कौन थे? सैयद अली शाह गिलानी थे। तो मैंने तब ये नाम मेंशन किया था। तो 2004 में इन्होंने बनाया तहरीक हुर्रियत संगठन। और फिर ये पहले से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था, इसी में ये समा गया, इसी में ये समा गया, इसी में मर्ज कर दिया इन्होंने इसको। लेकिन अब समस्या स्टार्ट हो गई 2005 में। हुर्रियत वाले लोग कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने दो हिस्सों में वो बंट गए। एक हिस्सा था नरमपंथी। तो नरमपंथी के चीफ बन गए थे नरमपंथी जो ग्रुप था, यानी कि जो मॉडरेट्स थे, जो शांति से बात करना चाहते थे, उनके जो वो बने थे वो थे मिरवैज उमर फारूक। और एक थे गरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट हार्डलाइनर्स, उनके थे सैयद अली शाह गिलानी। तो ये दो हिस्सों में बट गया था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 2005 में, नरमपंथी और गरमपंथी। बट इनका काम वही था, भारत के खिलाफ जो है, मतलब जम्मू कश्मीर में सेंटिमेंट करना और कश्मीर को अलग करने की कोशिश करना। ये क्लियर है? तो जो ये 2004 में संगठन बनाया था ना सैयद अली शाह गिलानी ने, तहरीक हुर्रियत, इसको अब एक गैर कानूनी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। और एक पंजाब के व्यक्ति हैं, पंजाब में एक जिला है तरन तारण जिला। तो तरन तारण जिले के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लखबीर सिंह लांडा। लखबीर सिंह लांडा। ये एक आतंकवादी संगठन है बब्बर खालसा। ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं, बब्बर खालसा, उसके आतंकवादी हैं ये। भारत सरकार ने इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया है यूएपीए के तहत ही। यूएपीए कानून जो है उसी के तहत लखबीर सिंह लांडा जो हैं एक व्यक्ति, उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया भारत सरकार ने यूएपीए कानून के तहत। ये तरन तारण जिले पंजाब के हैं, अभी कनाडा के एडमंटन में रहते हैं और बब्बर खालसा की गतिविधियां करते हैं वहां पे। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो इसका नाम भी याद रखिए। ब्रिक्स में शामिल होने से कौन से देश ने मना कर दिया? ये अर्जेंटीना ने मना कर दिया। ब्रिक्स सम्मेलन 15वां हुआ था ना, जोहानिसबर्ग में हुआ था, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था। तो वहाँ पे 6 कंट्रीज़ को इनवाइट किया था कि भाई आ जाओ और ब्रिक्स में हिस्सा ले लो। ये 6 कंट्री कौन से थे? अर्जेंटीना मना कर दिया। अब बाकी 5 ने हाँ कर दिया है, तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये पांचों ज्वाइन करेंगे। 1 जनवरी 2024 से इनकी सदस्यता लागू हो गई है, राइट। और 40 से ज़्यादा देश हैं जो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। 40 से ज़्यादा देश हैं। पाकिस्तान भी फुल टाइम मेंबर बनने के लिए ब्रिक्स के लिए अप्लाई कर दिया है। अब बनेगा नहीं, वो बाद में देखेंगे। अभी लेकिन 6 में से अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं जावियर मिलई। इन्होंने कहा नहीं, हमें ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनना। और अगली ब्रिक्स समिट यानी 16वीं 2024 में होगी रशिया के शहर कजान में।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का तीसरा चरण शुरू कर दिया है? देखो, आयुष्मान भारत योजना ओडिशा में नहीं चलती, ओडिशा में लागू ही नहीं हुई थी। आयुष्मान भारत योजना कब आई थी? 23 सितंबर 2018 को आई थी। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें ये अच्छी नहीं लग रही, हम अपनी खुद की योजना चलाएंगे। तो उसका नाम रखा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और आयुष्मान भारत में क्या फर्क है? अमाउंट तो सेम है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। आयुष्मान भारत में एक परिवार को कितना मिलता है? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है एक साल में। इसमें भी 5 लाख मिलता है, लेकिन एक फर्क यह है, अगर महिला बीमार हो जाए परिवार में तो ये अमाउंट आप 10 लाख तक ले जा सकते हो। फिर से सुनिए, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना भी 2018 में आई थी। जब उन्होंने आयुष्मान भारत को मना किया तो उन्हें कोई कुछ तो चाहिए था ना, तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक की याद में उनके नाम पे शुरू की गई बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ओडिशा में। तो आंसर है ओडिशा। 5 लाख रुपए ही मिलता है इसमें भी आयुष्मान भारत की तरह, लेकिन अगर महिला बीमार हो जाए तो आप उस अमाउंट को 10 लाख तक ले जा सकते हो। और ये योजना जो है इसमें कैशलेस है पूरी तरह से। ठीक है, कैशलेस मतलब क्या होता है? कैशलेस इंश्योरेंस मतलब ये होता है, आप हॉस्पिटल में जनरली क्या होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में बिल पे करते हो, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई कर देते हो, फिर वो आपको अमाउंट दे देते हैं, लेकिन एक बार तो आपकी जेब से लगता है ना। अब गरीब आदमी कहाँ से अपनी जेब से भरेगा? मान लो ऑपरेशन कराना है 2 लाख का, चलो बाद में मिल जाएगा, लेकिन एक बार तो देना पड़ेगा अपनी जेब से। तो कैशलेस, कैशलेस में आपको देना नहीं पड़ेगा, सीधे हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट करेगा इंश्योरेंस कंपनी से और सीधा उसके अकाउंट में आ जाएगा, आपको जेब से कैश निकालने की जरूरत नहीं है। ये योजना कैशलेस है। और इसमें एक कार्ड मिलता है, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड मिलता है आयुष्मान भारत योजना में, इसमें मिलता है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना नवीन कार्ड, उसे नवीन कार्ड बोलते हैं। नवीन पटनायक के नाम पे उसका नाम है नवीन कार्ड। समझ में आया? तो ये योजना जो है न्यूज में आई थी, क्योंकि अब इसका तीसरा चरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में एक महिला है मीरा मांझी, उनके घर का दौरा किया। उज्ज्वल योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं ये। उज्ज्वल योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है? इसके लिए नोडल मंत्रालय है हमारा तेल और गैस मंत्रालय, यानी पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तेल और गैस, हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। 10 करोड़ लोग लाभार्थी हो चुके हैं। अयोध्या में रहती हैं ये, जो वो वीणा वाला चौक है ना, लता मंगेशकर चौक, उसके वहीं रहती हैं ये। और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी इनके घर गए और इन्होंने चाय बना के उन्हें पिलाई, और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तारीफ की। वीडियो है, ट्विटर पे ट्वीट हो रहा था, वायरल हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा चाय के बारे में कौन जानता है, खुद ये चाय का व्यवसाय करते थे, और तो उनको चाय बना के पिलाई। तो मीरा मांझी 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं उज्ज्वल योजना की। और ये योजना कब शुरू करी थी? ये शुरू करी थी मई 2016 में, प्रधानमंत्री मोदी ने ही शुरू करी थी। यूपी में एक जगह है बलिया, वहां से करी थी। और ये बलिया जब मैंने नाम सुना तो आज मेरे चेहरे पे स्माइल आई, क्योंकि 4 साल पहले जब मैंने यूपी पीसीएस का कोर्स पढ़ाया था, तब मैं ये पढ़ाता था गंगा नदी यूपी में कहाँ घुसती है और कहाँ निकलती है। तो गंगा नदी यूपी में निकलती है बलिया, मतलब जब लास्ट जो जिला आता है ईस्टर्न यूपी, वो आता है बलिया। समझ में आया आपको? तो ये सब हम पढ़ाते थे कि गंगा नदी बिजनौर से घुसती है और बलिया से निकल जाती है, पूरे यूपी को ट्रैवल करती है, और वो यमुना जो है, यमुना जो घुसती है वो सहारनपुर में उसमें घुस जाती है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ाया करते थे। तो बलिया जो है बेसिकली, बलिया से जो गंगा नदी है वो यूपी से बाहर निकल के फिर बिहार में घुस जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो बलिया से, अभी आपको याद भी हो गया होगा इस बहाने, बलिया ईस्टर्न यूपी, तो बलिया जो है सबसे ईस्टर्न यूपी में आता है, एकदम लास्ट एकदम। तो यूपी, वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने ये योजना शुरू करी थी। इसमें वो ऑब्वियसली गरीब परिवार, उनकी महिलाओं को फाइनेंशियल सब्सिडी मिलती है जिससे वो सिलेंडर खरीद सकें। और ये योजना अब 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो 2023-24 से लेके 2025-26 तक ये योजना बढ़ा दी गई है, और 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है, मतलब 3 इयर्स के लिए। और इसमें इन 3 साल में हमारा टारगेट ये है कि ये योजना 75 लाख कनेक्शन इसमें दिए जाएं। इन 3 सालों में 75 लाख नए लोगों को इससे जोड़ा जाए, ये हमारा टारगेट है। और अब लगभग 10 करोड़ लोग तो हो ही, 10 करोड़ तो हो ही गए हैं कि 10 करोड़ वाला लाभार्थी है, तो बाकी 75 लाख का हमारा टारगेट इसमें है। ठीक है, तेल और गैस मंत्रालय इसे चलाता है, और इसमें अच्छी खासी सब्सिडी परिवारों को जो है वो मिलती है, जिससे वो सिलेंडर खरीद सके। सिलेंडर भी 2 तरह के आते हैं, 14.2 kg और 5 kg। खैर उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जितना काम की बात है बस उतना पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 16वां वित्त आयोग बन गया है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वां वित्त आयोग ये काम करना कब से शुरू करेगा? 1 अप्रैल 2026 से, क्योंकि अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, और 15वां वित्त आयोग के चेयरमैन है NK सिंह, और इसका आखिरी दिन है 31 मार्च 2026। तो 1 अप्रैल से काम करना शुरू करेगा 16वां वित्त आयोग। हमारे संविधान का आर्टिकल 280 कहता है कि एक वित्त आयोग होना चाहिए। वित्त आयोग का काम फाइनेंस कमीशन का काम होता है, जो भी टैक्स इकट्ठा होता है उसको बांटना राज्यों के बीच में।
तो अरविंद पंगड़िया बनेंगे। अरविंद पंगड़िया बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, G20 शेरपा रह चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पदों पे रह चुके हैं। और 16वें वित्त आयोग का सेक्रेटरी कौन बनेगा, सचिव कौन बनेगा, तो वो होंगे ऋत्विक पांडे। ऋत्विक पांडे होंगे सचिव और अरविंद पंगड़िया होंगे अध्यक्ष यानी चेयरमैन। एक फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और उसके अलावा 4 मेंबर और होते हैं, तो टोटल 5 लोग होते हैं इसमें फाइनेंस कमीशन में। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? और आर्टिकल 280 कहता है हमारे संविधान का कि एक फाइनेंस कमीशन जो है वो होना चाहिए। और 15 फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन है NK सिंह। हाल ही में 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वैसे कुवेम्पू जी के घर गया हुआ हूं मैं, खैर ओब्वियसली उन्हें मरे हुए बहुत टाइम हो गया। कुवेम्पू कन्नड़ भाषा के कवि थे और कन्नड़ भाषा के इतिहास में आज तक के सबसे महान कवि इन्हें कहा जाता है। कर्नाटका का जो स्टेट एंथम है वो भी इन्होंने लिखा था, कन्नड़ गान इन्होंने लिखा था। जय भारत जननीय तनु जाते, ये कर्नाटका का एंथम है। कर्नाटक में मैं 6 साल रहा हूँ, आपको मैंने बताया था एक बार, 2006 से 2000 ऑलमोस्ट 2012 तक, ऑलमोस्ट 5.5 साल में कर्नाटक में रहा हूँ, तो कर्नाटक की काफ़ी अच्छी जानकारी मुझे है। तो कुवेम्पू जी के घर भी मैं गया हूँ मोटरसाइकिल पे, हमारा जहाँ कॉलेज था वहाँ से 200 किलोमीटर दूर इनका घर था और हम बाइक पे गए थे। वो काफ़ी अच्छी याद है, 2008 में गया था मैं, 15 साल पुरानी बात है। तो ये इनके नाम पे पुरस्कार है, ये मिला है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। ये हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, बंगाली लेखक हैं। तो ये पहले बंगाली लेखक हैं जिन्हें कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नाम से समझ गए होंगे कुवेम्पू की बात हो रही है, तो साहित्य सम्मान है ये, 11वीं बार जो है ये दिया गया और पहली बार किसी बंगाली को मिला है। ठीक है, पहली बार। ये अवार्ड 2013 से हर साल दिया जा रहा है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय कुवेम्पू ट्रस्ट है, उसके द्वारा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कुवेम्पू ट्रस्ट, राष्ट्रीय कुवेम्पू ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए का कैश मिलता है, बाकी सिल्वर मेडल मिलता है, रजत पदक और एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। 90 से ज़्यादा किताब इन्होंने बंगाली में लिखी हैं। और इवन जो कुवेम्पू थे उनका बंगाल से बड़ा अच्छा रिश्ता था, क्योंकि कुवेम्पू जी के जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु भी वही थे, रामकृष्ण परमहंस। तो इनफैक्ट रामकृष्ण परमहंस पे एक मैं किताब आपको बताता हूँ, मैंने 2010 में पढ़ी थी, जिसका नाम था एक तो मैंने वो खरीदी थी, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। दिल्ली में विवेकानंद रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी है ना, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। घुसते ही लेफ्ट साइड में छोटी सी दुकान आती है, आप वहाँ उतरिए, रामकृष्ण मिशन की जो लाइब्रेरी है उसमें जाइए, सामने मंदिर है, सफ़ेद रंग का सा मंदिर है, और लेफ्ट साइड में एक छोटी सी दुकान है। 7 वॉल्यूम्स हैं, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, एक तो ये खरीद लेना। और एक रामकृष्ण परमहंस की किताब, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, द गॉस्पल्स ऑफ परमहंस, शायद ये नाम था, द गॉस्पल्स ऑफ परमहंस। बहुत मोटी किताब है और बहुत छोटे अक्षर हैं, रेड कलर के अक्षर हैं, बहुत छोटे। तो ये किताब भी, आप उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी दक्षिणेश्वर काली मंदिर होके आइए एक बार, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ उनके बारे में जानने को मिलेगा। इज़ दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हॉकी की बात करते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 असाइड वर्ल्ड कप होगा, पुरुष और महिला, पहला संस्करण कहाँ पे होगा? देखो, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, लेकिन इसमें सिर्फ 5 खिलाड़ी होंगे। ये वो फास्ट फूड हॉकी नहीं होती, एंटरटेनमेंट, क्योंकि कम खिलाड़ी हैं, गोल ज़्यादा होंगे। अब ये बढ़ रही है, T20 है, अब एंटरटेनमेंट का टाइम है। तो हॉकी में भी अब 11 की बजाय 5 खिलाड़ी वाला वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो गया है, जैसे T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया था। तो पहली बार हो रहा है ये वर्ल्ड कप, ओमान की राजधानी मस्कट में होगा। इसमें एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, 11 नहीं होते। और इसमें हमारी पुरुष टीम का कैप्टन कौन होगा? तो इसमें हमारी पुरुष टीम भी जाएगी, महिला टीम भी जाएगी। महिला टीम की कैप्टन होंगी रजनी एतिमरपु, रजनी एतिमरपु। और पुरुष टीम के कैप्टन होंगे सिमरनजीत सिंह, सिमरनजीत सिंह। वैसे पूरी दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी डिक्लेयर करा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हार्दिक सिंह को, और पूरी दुनिया की बेस्ट महिला गोलकीपर सविता पुनिया। तो 2 अवार्ड हमारे नाम आए हैं अभी अभी। किसने स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में आयोजित स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट में अंडर 19 टूर्नामेंट जीत लिया? सिर्फ 15 साल की है, दिल्ली से हैं, इनका नाम है अनाहत सिंह। अभी अभी नेशनल स्क्वॉश चैंपियन भी बनी थी, राष्ट्रीय स्क्वॉश चैंपियन भी बनी थी। और पुरुषों में कौन बना था? वेलावन सेंथिल कुमार, जो तमिलनाडु से हैं। वेलावन सेंथिल कुमार तमिलनाडु से ये बने थे। और महिलाओं में बनी थी अनाहत सिंह, सिर्फ 15 साल की हैं ये, और दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है जो नेशनल चैंपियन बनी। पहली थी जोशना चिनप्पा, जो सन 2000 में, आज से 23 साल पहले, सिर्फ 14 साल की थी जब वो नेशनल चैंपियन बनी थी। तो अनाहत सिंह जो है वो नेशनल चैंपियन तो है ही, अब स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट, स्कॉटिश जूनियर ओपन भी इन्होंने जीत लिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में 13वें राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया? नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। यहाँ पे जो गलियों में जो खाना होता है ना, स्ट्रीट फूड बोलते हैं, जैसे गोलगप्पे, ये सब जो होता है इसे स्ट्रीट फूड कहते हैं। तो ये नई दिल्ली में होगा।
हुआ नई दिल्ली में, 13वीं बार हुआ। तो इसका आयोजन किसने किया? एक संगठन है, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था नई दिल्ली में। एक संगठन है जिसका नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया। ये संगठन है, यानी नस्वी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नस्वी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया यानी नस्वी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में करवाया और 13वीं बार हुआ। कई कंट्रीज ने भी पार्ट लिया इसमें। इनका टारगेट क्या है नस्वी का? ये कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें ट्रेन कर रहे हैं कि वो स्वच्छता पे ध्यान दें, हाइजीन, सेफ्टी, जो फूड सेफ्टी पे ध्यान दें। और इनकी ट्रेनिंग करने के लिए 2 इंस्टीट्यूट भी खुल रहे हैं, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। कहाँ पे? एक दिल्ली में और एक पटना में, जहां पे नस्वी इंस्टीट्यूट इनको ट्रेनिंग देगा। एक पीएम स्वनिधि स्कीम भी आपने सुनी होगी। कौन चलाता है इसे? इसे चलाता है हमारा आवास और शहरी कार्यों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। इसमें स्ट्रीट वेंडर लोन ले सकते हैं सिर्फ 7% ब्याज पे, पहली बार में 10,000, पूरी तरह से कोलेटरल फ्री होता है, गारंटी फ्री लोन होता है। अगर ये टाइम पे चुकाएंगे तो 20,000 और ये टाइम पे चुकाएंगे तो 50,000, यानी 50,000 तक का लोन वो ले सकते हैं। किस राज्य ने पहलवान केडी जाधव यानी खाशाबा दादा साहेब जाधव की जयंती मनाने के लिए 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी? महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्म हुआ था इनका, तो महाराष्ट्र की सरकार इनका जन्मदिन राज्य खेल दिवस के रूप में मनाएगी। ये इतने महान क्यों हैं? 1952 में ओलंपिक्स हुए थे फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। वहां पे इन्होंने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में, रेसलिंग में। तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने किसी भी ओलंपिक में इंडिविजुअल इवेंट में एक पदक जीता था। कांस्य पदक 1952 में जीता। और आप देखिए 1952 के बाद हमने अगला पदक कब जीता इंडिविजुअल लेवल पे? 1996 लिएंडर पेस, यानी 44 साल तक हमने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता इंडिविजुअल। लिएंडर पेस ने 96 में जीता था टेनिस में, वो भी कांस्य पदक। तो 44 साल तक हमने कोई मेडल नहीं जीता ओलंपिक्स में। अब तो फिर भी हम 2-3 जीत लेते हैं, लेकिन 44 साल तक हम कोई भी पदक नहीं जीत पाए थे। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिए। इवन पिछले ओलंपिक में भी कितने पदक जीते थे हमने? 2 ही तो जीते थे। मीराबाई चानू ने सिल्वर और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, 2 ही शायद जीते थे ना हमने पिछले ओलंपिक्स में भी। तो मतलब ओलंपिक में पदक लाना ऑब्वियसली टफ रहता है, किसी खिलाड़ी के लिए टफ रहता है। तो केडी जाधव इतने महान थे उस समय में, 1952 में इन्होंने पदक जीता था। और कहाँ से थे? सतारा जिले के गोलेश्वर गांव में इनका जन्म हुआ था। वैसे ये सतारा जिला भी न्यूज में क्यों आया था? मैंने आपको एक वो बताई थी लिफ्ट इरिगेशन योजना, तेम्बू इरिगेशन परियोजना, उससे फायदा होगा सतारा, सांगली और शोलापुर को, कृष्णा नदी के ऊपर, जिसमें कोयना डैम का पानी जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर आरोग्यश्री योजना के तहत वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा 5 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है? देखो, आंध्र प्रदेश की सरकार वो भी आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करती, वहां पे उनकी अपनी योजना चलती है वाईएसआर आरोग्यश्री। अब उसमें वही मिलता था 5 लाख आयुष्मान भारत की तरह, ये अमाउंट बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया है। याद है राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए किया था, अब इन्होंने भी कर दिया है वाईएसआर आरोग्यश्री। वाईएसआर मतलब वाईएस राजशेखर रेड्डी, जो जगन मोहन रेड्डी के पिता हैं। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो वहां पे आप देखेंगे जितनी भी स्कीम होती हैं उनमें या तो वाईएसआर लगा होता है पिता के नाम पे, या जगन अन्ना मतलब जगन भाई, जगन मोहन रेड्डी, जगन अन्ना विद्या देवन्ना, जगन अन्ना, इस तरह की स्कीम चलती हैं। तो आप देखते ही पहचान जाओगे ये स्कीम आंध्र प्रदेश की है। तो उसमें आयुष्मान भारत की तरह 5 लाख मिलता था, अब 25 लाख मिलेगा, जैसे राजस्थान ने चिरंजीवी योजना में करा था। क्लियर? और आंध्र प्रदेश में एक योजना और चलती है वाईएसआर आसरा। इसमें बुजुर्गों को सरकार वित्तीय सहायता देती है हर महीने। अब तक देती थी 2750 रुपए महीना, अब इसको बढ़ा के कर दिया है 3,000 रुपए महीना। 3,000 रुपए महीना। क्लियर? तो ये था हमारा वीडियो, साल का पहला। आज लंबा हो गया वीडियो क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, वो इसरो वाला क्वेश्चन था 10 मिनट तो उसी में लग गए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि कुछ समझाने में अगर कभी टाइम, ऑब्वियसली बेस्ट 300 में तो 2 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन कवर होता है, लेकिन डेली करंट अफेयर में असली नॉलेज होती है। और आरबीआई ग्रेड भी अगर आप तैयारी करें, फिर से रिमाइंड कर दूं आपको, 5 जनवरी से पहले आप खरीद सकते हैं। 3,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड यूज़ करना है GGCA, पूरा कैपिटल में, कोई स्पेस नहीं। तो मिलते हैं क्लासरूम में। कल से ही वैसे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे और लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी 17 जनवरी, यानी 17 जनवरी से ऑफिशियल बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहला वीडियो था साल का। मिलते हैं 2 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ प्रीमियम।